हमेशा नेगेटिव बोलते हैं लोग सामने वाले को कि अरे तू इसमें अच्छा नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। पर आपका जो भी मैंने व्यक्तित्व देखा है, नकारा सा भी नकारा व्यक्ति आ जाए, आप उसमें कुछ ना कुछ खूबी निकाल के बोलोगे तू ये कर, तू सक्सेसफुल हो ही जाएगा। यदि हम 150 करोड़ लोगों की कमियां देखते रहेंगे तो पूरे जीवन में हम कमियां खत्म ही नहीं कर पाएंगे। पर परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक यूनिक स्ट्रेंथ, एक यूनिक कैपेबिलिटी दी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। क्या स्कूल में जो पढ़ाई होती है, क्या बच्चों के लिए वो सही है? क्या उनके करियर में हेल्प करती है? क्या स्कूल की पढ़ाई करियर बना देती है? तो हम जो बच्चों को ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को, सच ये है, कमजोर बना रहे हैं। कमजोर किस तरीके से आप लोग अपने ब्रेन को या अपने बॉडी को बना चुके हो कि वो नेगेटिव चीज लेता ही नहीं है। आज हम BA BCom करके उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये BA BCom उस समय रेलिवेंट थे, आज उतने रेलिवेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। आज के जो गेस्ट हैं वो बेहद ही खास है। पॉडकास्ट की दुनिया में उनको चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने मुझ जैसे लाखों बच्चों को पॉडकास्टर बनाया है। बड़े बड़े गेस्ट जैसे मनमोहन योगी, अनुराग ऋषि, अमर चौधरी सर के पीछे काम करके उनकी लाखों मिलियंस में वीडियो को पहुंचवाया है। आज हम चित्रेश सर से बात करने जा रहे हैं अपनी जनरेशन को लेकर के कि बच्चों को और पेरेंट्स को किस तरीके से गाइड करें कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो। नमस्ते चित्रेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें लक्ष्मी जी के पॉडकास्ट में अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य मेरा है भैया कि मैं आपके साथ बैठ के आपका पॉडकास्ट ले रही हूँ। और ये भैया बोल रही हूँ, इसके पीछे एक शब्द है, उससे मैं पहले बोलना चाहूँगी कि भैया आप मोस्टली लोगों को जिनसे भी आप मिलते हो उनको आप बोलते हो कि मुझे न सर बोलो, न चित्रेश जी बोलो, मुझे भैया बोलो। इसके पीछे का राज क्या है या क्यों आप भैया बुलवाते हो? एक्चुअली देखिए, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, जिन गलतियों से मुझे लगता है कि मेरे जीवन का बहुत कीमती समय गया। तो मुझे लगता है यदि मैं आपके जैसे बहुत सारे यूथ का बड़ा भाई बन के उनके लिए कोई सपोर्ट कर सकूं और मेरे जीवन की गलतियों से कुछ सीख के आप अपने जीवन का कुछ समय बचा सको, तो आपके जीवन में जो उन्नति होगी उसमें मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को चाहता हूं कि वो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात करें और मैं बड़े भाई की जिम्मेदारी से उनके जीवन में योगदान देता रहूं, जो कि आप देते भी हो। भैया, मैं जब आपसे मिली नहीं थी तो लोगों ने बोला था कि अरे चित्रेश भैया से आप मिले नहीं हो, चित्रेश भैया तो चाणक्य हैं। तो जब मैं आपसे मिली तो मैंने देख भी लिया कि वो क्यों बोलते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, पॉडकास्ट की दुनिया में आपको चाणक्य बोला जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है लक्ष्मी। देखिए, आज भारत में पॉडकास्ट एक उभरता हुआ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी है। मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी है पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट करने वाले को गेस्ट चाहिए और गेस्ट को पॉडकास्ट करने वाला होस्ट चाहिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में या इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री में बड़े लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लगभग सारे पॉडकास्ट करने वाले लोगों से भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं और जिनके पॉडकास्ट वायरल होते हैं उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं। तो दोनों की हेल्प होती रहती है। तो लोगों को लगता है कि मैं एक चाणक्य जैसी भूमिका निभाता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। दो लोगों की लाइफ में छोटी छोटी वैल्यू ऐड होती है, दोनों की लाइफ में ग्रोथ होती है, बस इतना ही योगदान होता है। आप दूसरों की लाइफ बहुत इजी बना देते हो ये कनेक्शन बिठा करके, जो मैंने सामने से देखा है। भैया, आप हमेशा बोलते हो कि लोगों की आप बहुत हेल्प करते हो। जो भी आपके सामने आता है आप उसमें कमी ना देख करके उसमें कुछ यूनिकनेस देखते हो और उसको बोलते भी हो कि तू इस पे काम कर, तू सक्सेस हो जाएगा। ये एटीट्यूड अभी फिलहाल में ही हुआ है आपका या फिर हमेशा से रहा है कि लोग नेगेटिव देखते हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं लोग सामने वाले को कि अरे तू इसमें अच्छा नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। पर आपका जो भी मैंने व्यक्तित्व देखा है, नकारा सा भी नकारा व्यक्ति आ जाए, आप उसमें कुछ ना कुछ खूबी निकाल के बोलोगे तू ये कर, तू सक्सेसफुल हो ही जाएगा। देखो लक्ष्मी जी, अपना जीवन है ना बहुत छोटा सा होता है ना। ऑन एन एवरेज 60-70 साल के जीवन मिलता है लोगों को। और हमारे देश में यदि हम केवल भारत देश की बात करें तो 150 करोड़ लोग हैं। यदि हम 150 करोड़ लोगों की कमियां देखते रहेंगे तो पूरे जीवन में हम कमियां खत्म ही नहीं कर पाएंगे।
पर परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक यूनिक स्ट्रेंथ के साथ पैदा किया है, एक यूनिक कैपेबिलिटी दी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। यदि उसकी यूनिक स्ट्रेंथ को आप बता दो ना, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। और कोई भी बड़ा भाई या कोई भी घर का बड़ा व्यक्ति एक बार बस ये बोल देना अपने छोटे भाई के या अपने बच्चे के या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के कि भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, इससे उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी से वो कोई भी काम कर सकता है। आज आपके फादर या मेरे फादर केवल ये बोल दें कि मैं हूं पीछे, तू जो करना है कर, मैं हूं पीछे, तो हमारे अंदर काम करने की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आज भारत देश में जब से सोशल मीडिया थोड़ा बड़ा हुआ है और जब से हम सोलो फैमिलीज में रहने लगे हैं, तब से परिवार में बड़े भाई गायब हो गए हैं, चाचा गायब हो गए हैं, फूफा गायब हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त चाहिए और एक अच्छा बड़ा भाई चाहिए जो कंधे पे हाथ रख के बस ये बोल दे कि भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो बस उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज़ें पहले दिन से नहीं आई, पर जब मैंने अपने जीवन में कमी महसूस की कि यार मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक कोई ऐसा भाई या कोई ऐसा बड़ा नहीं था जो ये बोलता था कि तू कर। और मेरी बहन जब मुझसे बोलती थी, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, और जब वो ये बोलती थी कि ठीक है जो हो गया चल, मैं हूं ना तेरे साथ, जो होगा निपटा लेंगे, उससे जो मुझे एनर्जी आती थी ना, तो मुझे लगता था कि अपन तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो वही एनर्जी मैं अपने आने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है देते रहना चाहिए। तो आपको इससे कभी डर नहीं लगता अगर सामने वाला इंसान सच में उसमें कुछ भी नहीं है और वो बहुत मोटिवेट होकर कि कुछ भी शुरू कर दे, जो सक्सेस हो ही ना, तो वो और डीमोटिवेट हो जाएगा? देखो अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने आज तक जिस भी व्यक्ति को ये बोला है कि तुझे ये करना चाहिए और ये करो, तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये सरस्वती माता की कृपा है, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा वो मेरे मुंह से बुलवा देता होगा। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जब हम बात करते हैं ना, तो एनर्जी फील हो जाती है कि हाँ ये काम कर सकता है, और वो एनर्जी है ना आपको काम करते करते एक्सपीरियंस से ही आती है। जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो ना, तो सामने वाले के सवाल से एनालाइज हो जाता है कि यार इस आदमी के अंदर क्या खूबी होगी। मतलब मैंने जितने लोगों को पॉडकास्ट करने के लिए मोटिवेट किया, आज सब लोग रॉकिंग है। जितने लोगों को मैंने एज अ गेस्ट जाने के लिए मोटिवेट किया, आज सब लोग रॉकिंग है। चाहे आप अमर चौधरी जी की बात कर लो, आप संजय कथुरिया जी की बात कर लो, आप अनुराग ऋषि की बात कर लो, आप मनमोहन योगी जी की बात कर लो, आप अनूप गुप्ता की बात कर लो, GS पाजी की बात कर लो, ये सब जहां गए वहां छा गए। तो ये क्यों कब फील हुआ? जब मैंने उनके साथ बात की और मुझे महसूस किया कि यार इनकी बातों में वो बातें निकल के आती हैं जो आम व्यक्ति सुनना चाहता है, क्योंकि मुझे सुनने में मजा आता था। जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे लगता था यार इससे बहुत देर तक बात करते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। तो इफ आई फील द सेम, तो मुझे पूरी श्योरिटी थी कि पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। अब यहीं जब हम गेस्ट की होस्ट की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति मुझसे अच्छे सवाल पूछता था ना, मुझे लगता था इसको सवाल पूछना बहुत अच्छे से आता है, तो ये स्किल्स का यूज क्यों ना पॉडकास्ट की सीट पे होस्ट बन के करना चाहिए। तो मैंने जितनों को भी पॉडकास्ट स्टार्ट करने बोला, दी ऑल आर रॉकिंग। हाँ, और उनमें आप बोलते हो तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। देखो मैं उन लोगों से क्या बोलता हूँ, ये कैमरे सब हमारे हैं, ये स्टूडियो हमारा है, आपका गेस्ट हमारा है। यदि कुछ गलती हो भी जाती है तो दोबारा शूट कर लेंगे, फिर गलती होगी तीसरी बार शूट कर लेंगे, फिर गलती होगी चौथी बार शूट कर लेंगे। ये सारे रिसोर्सेज तो परमात्मा ने अबंडेंस में दिए ही है ना, तो गलती हो भी जाएगी तो फर्क क्या पड़ता है भाई। कोई गेस्ट को आज मजा नहीं आएगा भाई, कल अगली बार आ जाना जब मैं सीख जाऊंगा, 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद बुला लेंगे सीखने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है गलती करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बस गलतियां हमेशा नई करो, पुरानी गलतियां बार बार मत करो। एक ही गलती को बार बार रिपीट मत करो, पर गलतियां बार बार करो, हर बार नई गलती करो। भैया आप हो ग्रेट, और आप सच में ग्रेट एडवाइस देते हो लोगों को, और वो अगर वो फॉलो कर ले तो मुझे भी ये फील होता है कि अगर आपकी बात किसी ने मान ली तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। उसमें से एक मैं भी हूँ, तो इसलिए थैंक यू सो मच मुझे ये एडवाइस देने के लिए। और भैया अब हम चलेंगे यूथ पे, ठीक है। आजकल के यूथ के बच्चे ना, मैं ये हमेशा हर गेस्ट से पूछती आई हूँ कि क्या स्कूल में जो पढ़ाई होती है क्या बच्चों के लिए वो सही है, और अगर सही है तो क्या उनके करियर में हेल्प करती है? क्या स्कूल की पढ़ाई करियर बना देती है?
तो आप प्लीज़ बताओ, अपना राय रखो प्लीज़ इस पे। देखो लक्ष्मी जी, हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो आज से 30-40 साल पहले बहुत रेलेवेंट था। जब मेरे फादर या आपके फादर पढ़ रहे थे तो ये सारे कोर्सेज उसी समय के बने हुए हैं, उस समय बिल्कुल रेलेवेंट थे, है ना। आज हम BA BCom करके उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये BA BCom उस समय रेलेवेंट थे, आज उतने रेलेवेंट नहीं है। आज मुझे लगता है स्कूल में थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह स्किल बेस्ड नॉलेज हो तो ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज का ज़माना स्किल्स पे काम कर रहा है ना। आज मैं मेरे साथ के सैकड़ों ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए, है ना। हम हमारे बीच के बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, जैसे दीपक दैया है, आज 22 साल का लड़का है, उसने अपनी स्किल्स पे काम किया, उसको वीडियो बनाना अच्छा लगता था, वीडियो एडिट करना अच्छा लगता था, थंबनेल बनाना अच्छा लगता था, उसने उस स्किल पे काम कर करके अपने आप को इम्प्रूव किया। आज मनमोहन योगी की बात करें, उन्होंने एक स्किल चुनी योग, और उस योग पे लगातार काम किया, तो काम कर करके वो अपनी स्किल में एक्सपर्ट हो गए। आज एक और हमारा मित्र है राहुल राजा, अभी 19 साल का लड़का है, ही इज डूइंग वेरी वेल। एक और अभी फ्रेंड हम दोनों से मिलके गया जो प्रियांशु, वो भी 19 साल का है, AI एक्सपर्ट है, चैट GPT एक्सपर्ट है, आज वो हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसे हजारों स्किल्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों स्किल्स हैं। जिन स्किल्स पे काम करेंगे तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, आपको कभी काम की कमी नहीं होगी। अभी देखो, हमारी कार की बैटरी डाउन हो गई थी, एक मैकेनिक आया, उसने कार की बैटरी केवल 2 मिनट ऐसा करंट रखा, कार स्टार्ट हो गई और कार चालू हो गई, 300 रुपये लेके चला गया। तो ये स्किल है ना, उसके पास ये स्किल है कि कार की बैटरी को स्टार्ट कैसे करना है। उसने उस स्किल से, यदि वो दिन में 10 लोगों के पास भी जाता है पूरे दिन में, तो 300 गुणे 10 3,000 रुपये होते हैं। एक महीने में 25 दिन भी काम करता है तो 75,000 रुपये कमाता है। आज IT प्रोफेशनल नहीं कमा रहा 75,000 रुपये। तो BA BCom करने की जगह वो अनपढ़ आदमी जो घर घर जाके कार ठीक कर रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है बजाय किसके, जिन्होंने हाई एजुकेशन ली है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पर उसको बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है, उसको स्किल बेस्ड बनाने की जरूरत है। जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 30-40 साल से चल रहा है, उसको अब हमें नया बनाने की जरूरत है। उन पेरेंट्स को क्या कहोगे जो सिर्फ बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो? देखो, ये है ना थोड़ी ओल्ड आउटडेटेड बात हो गई है। आज का पेरेंट्स ये बात समझने लगा है। आज जो जेनजी के बाद वाली जनरेशन आ रही है ना, वो समझ रहे हैं कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। और हम लोगों को जो हमारे पूर्वजों से जो बातें दिमाग में बिठाई गई हैं ना, जो संस्कार दिए गए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, तो वो परंपरा थोड़ी थोड़ी चल रही है जो अब चेंज हो रही है। जैसे मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को स्किल बेस्ड एजुकेशन दूं, उसको खेलने के लिए बोलूं कि जितना खेलना है खेल, जितना जो मस्ती करनी है कर, जो स्किल सीखनी है सीख। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में जितना योगदान पढ़ाई का है, उतना ही योगदान फिजिकल एक्टिविटीज का भी है। मेरे समय में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हम क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, जिससे टीम स्पिरिट भी होती थी और विपरीत परिस्थितियों में फाइट करने की हमें स्ट्रेंथ भी मिलती थी। तो हम लोगों को डिप्रेशन क्या होता है ना पहले पता था, ना आज पता है, ना शायद आगे कभी पता चलेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है अपने स्कूल्स के टाइम पे। जब हम यूथ थे उस समय पे, यूथ अभी भी हूँ वैसे में, पर जब स्कूल वाले यूथ थे तब हमने बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी वाले काम किए। तो मुझे लगता है उस फिजिकल एक्टिविटी का ही परिणाम है कि आज हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, हमें डिप्रेशन की कोई बात मन में नहीं आती है। तो ये बातें आज का यूथ समझ रहा है और अब चेंज आ रहा है। आज वो जितना स्कूल में पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, उतना ही खेलने मोटिवेट करते हैं। तो अब चेंज आ रहा है धीरे धीरे, और अवेयरनेस कौन करेगा? आप और मैं ही करेंगे ना। तो ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस करते रहेंगे, है ना। एक बात जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर रहे ध्यानचंद, तो उनका हिटलर ने मैच देखा और हिटलर ने उसको बोला कि तुम जर्मनी आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ जर्मनी में ये सुविधा दूंगा XYZ, और तुम जर्मनी के लिए खेलना शुरू करो, तुम्हारा भारत देश तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली जो मेरे दिल को छू गई। वो बोलता है, देश क्या देगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं देश को क्या दे सकता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है। हमें ये बात करनी चाहिए कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो लेट्स कंट्रीब्यूट। हम सब इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं देश में, इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, यदि सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा प्रयास करें
तो इसका इम्पैक्ट शायद आने वाले 5-10 साल में दिखने लगेगा। तो लेट्स डू समथिंग। जैसे मैं अपने बेटे के लिए सोच रहा हूँ, वैसे आप अपने बेटों के लिए, आप अपनी बेटी के लिए सोचिए, और हम मिलके नया चलन लेके आते हैं। भैया ये एक और इससे क्वेश्चन है मेरा, इसी से रिलेटेड है कि अभी एक्टिविटी के नाम पे तो अभी ज़ीरो है। अभी क्या है, पेरेंट्स दोनों बिजी हैं ऑफिस में, क्योंकि लग्जरी ज़्यादा है, उनको पैसों की नीड है, तो दोनों ही बिजी हैं। या तो बच्चा मेड पे पूरी तरीके से डिपेंड है, या फिर वो फ़ोन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को फ़ोन से दूर करें, और बच्चे भी जो समझदार हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उन बच्चों को भी क्या कहना चाहोगे जो ज़्यादा अपना टाइम फ़ोन पे वेस्ट करते हैं, सिर्फ रील देखने में या फिर यूट्यूब पे अजीब अजीब वीडियोस देखने में, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज माता पिता दोनों भले काम कर रहे हों, पर दे हैव टू मेंटेन बैलेंस। आप अपनी, यदि आपकी कमाई ज़्यादा नहीं है तो आप अपने शौक को कम करो। आज भी बेसिक नेसेसिटी के खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो खर्चे ज़्यादा हैं ना, वो दिखावे वाले खर्चे हैं कि हमें होटल में खाने जाना ही है, हमें हॉलीडे मनाना जाना ही है, हमारी हैसियत है या नहीं हमें बड़ी कार खरीदनी है, हमारी हैसियत है या नहीं हमें बड़ा फ्लैट खरीदना ही है। तो जो दिखाने वाले एक्सपेंस है ना, यदि वो दिखाने वाले एक्सपेंस को हम थोड़ा सा मेंटेन कर लें, तो आप अपने जीवन में थोड़ा सुकून ला पाओगे। और उस सुकून वाले समय को यदि आप बच्चों के साथ दोगे, तो बच्चों के लाइफ में संस्कार आएंगे। आज जितने भी बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है माता पिता उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। जब माता पिता बच्चे के साथ समय बिताते हैं तो मोबाइल के एडिक्शन में नहीं आते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माता पिता को ये निभानी ही चाहिए, या तो आप बच्चे पैदा ही मत करो, और पैदा कर रहे हो तो फिर नौकरों के भरोसे मत रखो। आप बच्चों को समय दो, क्योंकि वो नौकर का बच्चा नहीं है, वो आपका बच्चा है ना। तो आपको उसको समय देना पड़ेगा, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कमाने जाना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो बच्चे को समय देना भी आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। और वो जो ये सोच ले कि उसको बनाना है तो बना सकता है, तो पहले तो हमें यहाँ पे अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाना पड़ेगा कि यार मेरा बेटा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, एटलीस्ट मैं दिन में उसके साथ 1 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। मैं उसके साथ वॉक करने चले आऊं, मैं उसके साथ मिलके कोई खेल खेलूं, मैं उसके साथ मिलके खाना खाऊं, या तो लंच साथ में करें, डिनर साथ में करें, ब्रेकफास्ट साथ में करें, कोई ना कोई एक मील साथ में लें। और जब वो मील साथ में हो, तब आप भी मोबाइल पे मत रहो। आज बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड कब होते हैं? जब वो देखते हैं पापा दिन भर मोबाइल लिए, मम्मी दिन भर मोबाइल लिए, तो उनको भी लगता है कुछ तो चीज इसमें ऐसी है जो मम्मी पापा दिन भर लिए रहते हैं। मेरा बेटा 2.5 साल का है, वो मुझसे कभी मोबाइल नहीं मांगता, क्योंकि वो जब भी मेरे साथ होता है, मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेलता हूँ, मैं उसके साथ पार्क में जाके उसको स्लाइडिंग कराता हूँ, झूला झुलाता हूँ। तो जब वो मेरे साथ होता ना, तो उसके मुंह से एक ही बात मिलती है, पापा पार्क चलें, पापा छुपन छुपाई खेलें, क्योंकि उसके दिमाग में है ना वो कोरिलेट हो गया है। वो पिक्चर उसके साथ सेट हो गई है कि पापा आए हैं मतलब हम लोग घूमने जाएंगे, पापा आए मतलब हम लोग गार्डन जाएंगे, पापा आए मतलब हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे, पापा आए मतलब मुझको खाना खिलाएंगे। तो ये उसने ना रेजोनेट कर लिया है, वो उसके साथ ना इमेज, मेरी इमेज के साथ वो चीज़ें बिल्ड हो गई हैं। तो वो मुझे लगा कि यार मैं पिछले 20 साल से कमा रहा हूँ, आने वाले 20 साल भी कमाने वाला हूँ। यदि ये 40 साल कमाने के बाद भी मैं अपने बेटे को 1-2 साल नहीं दे पाया अपने जीवन में, तो फिर इतने पैसे कमाने का क्या फ़ायदा? मेरे जाने का तो सब एसेट यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ ना, पैसे कि मैं लेके जाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में सबसे कीमती चीज़ अपने बच्चे को दे सकते हो, तो वो है आपका टाइम। वो जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी लोगों को ये बात बहुत गौर से रात में मंथन करें, अकेले में मंथन करें कि आपके जीवन में आपके बच्चों को देने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कोई एसेट है, तो वो है आपका टाइम। क्योंकि वो आप दोबारा नहीं दे सकते हो। पैसे तो आप कभी भी कमा सकते हो, पर आप उसको टाइम दोबारा नहीं दे सकते हो। अब बात की बच्चों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ है ना, बच्चों का गलती है ही नहीं। गलती 99% गलती पेरेंट्स की है कि हम उन पर अटेंशन नहीं देते हैं। जब आप अटेंशन देना शुरू करोगे तो बच्चे ये चीज़ें करेंगे ही नहीं। आप देखिए, जिस घर में किताबें पढ़ते हैं लोग, उनके बच्चे भी किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं। जिस घर में मिलिट्री में लोग जाते हैं, उनके बच्चे भी मिलिट्री में चले आते हैं। जिस घर में डॉक्टर होते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जैसा बनना चाहते हैं। वो जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं, वही वो भी करते हैं।
यदि मैं खुद सुबह 11 बजे सो के उठता हूँ और मैं मेरे बेटे को अगर बोलूँ कि बेटा तुम सुबह 5 बजे उठा करो, तो वो हाँ तो बोलेगा, पर वो मन में क्या सोचेगा, आप तो 10 बजे उठते हो, मुझे बोल रहे हो 5 बजे उठने के लिए। पर जिसके घर में आप देखो, जो लोग मिलिट्री में होते हैं, जो आर्मी में है, मेरा एक फ्रेंड है सुष्मित, उसके फादर आर्मी में, ही इज डिसिप्लिन्ड। वो आज बिजनेस भी करता है तो डिसिप्लिन में, उसको सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, उसको अपना टाइम से 8 बजे नाश्ता करना ही करना है। तो वो बचपन से संस्कार मन में आए और वो उसकी बॉडी में आत्मसात हो गया, वो वैसा आदमी वैसा बन गया। तो मुझे बच्चों की इसमें बिल्कुल गलती नहीं लगती है, मुझे लगता है गलती अटेंशन ना मिलने की है। भैया अब करेंगे यंगस्टर की बात, जो 18-19 साल के हैं। आजकल जब हम बढ़ती एज में जाते हैं तो हम कमाई के सोर्सेज ढूंढते हैं, क्योंकि अब पहले वाला जमाना गया है कि बच्चे बड़े होते थे, पढ़ते थे, तब वो कमाने की सोचते थे। अभी क्या है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही कमाना शुरू कर देना है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उनके भी शौक है अपने। तो वो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए जिस पे वो पैसा लगाते हैं और उससे सोचते हैं कि पैसा बढ़ करके मिलेगा। ये वाला बहुत चल रहा है आजकल। तो क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो बच्चों को क्या करना चाहिए अपने उस नीड को पूरा करने के लिए? देखो, अब वैसे तो आपने आपके सवाल में ही जवाब दे दिया है कि जो उनकी नीड और शौक है ना, तो वो शौक के लिए सारी चीज़ें करते हैं। नीड तो आज हमारी देश में जो 18-19 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनके माता पिता 40-45 के एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, तो उनकी बेसिक नीड तो सभी पूरी कर रहे हैं। ये सब काम वो अपने शौक के लिए करते हैं, है ना। तो मैं उनको केवल एक एडवाइस दूंगा, मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि जितना समय आप मोबाइल में गेम खेलने में, गैम्बलिंग करने में या अननेसेसरी वीडियोस देखने में लगाते हैं, उतना समय आप उसी मोबाइल में इन्वेस्ट करें स्किल सीखने में, तो आपके ये शौक पूरे करने का काम वो स्किल ही कर देगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने YouTube से सीखा थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो आज मेरे पास ऐसे सैकड़ों इन्फ्लुएंसर हैं, इनको थंबनेल बनाने वाले लोग चाहिए। एक एक थंबनेल का 1000 रुपए, 500 रुपए देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे पास सैकड़ों इन्फ्लुएंसर हैं जिनको वीडियो एडिटिंग के लिए लोग चाहिए। आज मेरे पास सैकड़ों ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने PR के लिए लोग चाहिए। तो आप कोई भी ऐसी आज के एज की स्किल सीख लो, है ना, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, आप AI से कोई टूल सीख लो। ऐसे तमाम स्किल्स हैं जिन स्किल्स को आप खाली YouTube पे सीख सकते हो और प्रैक्टिस करके आप किसी के साथ इंटर्नशिप कर लो, और उस इंटर्नशिप में आप 2-3-4 महीने काम करोगे, आप एक फर्स्ट क्लास स्किलफुल बंदे बन जाओगे। तो हमें खाली अपने सोचने का डायरेक्शन चेंज करना है और खाली एक अवेयरनेस देनी है बच्चों में। ये अवेयरनेस यदि आप उस 18-19 साल के यूथ को दोगे कि भाई ये समय हमें स्किल्स में लगाना चाहिए, तो जिसके समझ में आता है वो आज स्किल्स पे काम कर रहा है, और जिसके समझ में नहीं आता वो ABCD 11 पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और टाइम भी वेस्ट कर रहा है और पैसे भी वेस्ट कर रहा है। कैसीनो में जाके कैसीनो का मालिक बस पैसा कमाता है, कैसीनो खेलने वाला कभी नहीं कमाता। जुआ घर में जाके जुआ घर का मालिक बस पैसा कमाता है, जुआ खेलने वाला कभी नहीं कमाता। वैसे ही इन सारे एप्लीकेशन में या तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पैसा कमा रही है, या ये पैसा कमा रहे हैं क्योंकि 28% जाता है टैक्स, 15% जाता है उस प्लेटफॉर्म के जो ओनर हैं उनके पास। उसके बाद जो पैसा बचता है वो उन्हीं लोगों में बंटता है जो लोग खेल रहे हैं। मतलब 100 लोगों ने 1-1 रुपए लगाया, 100 रुपए आया, 100 रुपए में 28 रुपए तो चले आएगा सीधे गवर्नमेंट के पास, उसके बाद 15 रुपए चले आएगा सीधे खिलाने वाले के पास। तो ये 43 रुपीज जो निकल गए, इसके बाद जो 57 रुपीज बचे वो सारे लोगों में बांटे जाएंगे। तो लगे तो 100 रुपए थे उस गेम में, पर बटा कितना? 57 या 60 रुपीज जो भी होगा। तो बटा तो थोड़ा ही पैसा ना, बाकी पैसा तो कहाँ गया? आदमी के पास और गवर्नमेंट के पास। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत पैसा कमाती है, इसमें प्लेटफॉर्म का ओनर पैसा कमाता है, पर जो लोग खेल रहे हैं वो हजारों में नहीं लाखों में कुछ लोग पैसे कमाते हैं। ठीक, तो आप इतने लकी नहीं हो कि लाखों में आप आ ही जाओगे। तो कुछ लोग लकी होते हैं जिनका हो जाता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो स्किल का गेम है, वो पूरा लक का ही गेम है। मतलब मेरी पर्सनल राय है कि वो स्किल का गेम नहीं है, वो लक का गेम है। कुछ लोग लकी होते हैं, वो कमा लेते हैं, बाकी लोग गंवा देते हैं। सर, जो यूथ है उनके लिए कौन सा बिजनेस आज के टाइम में सबसे बेटर होगा, जिससे वो बहुत कम लागत में अच्छा पैसा भी अर्न कर सके?
देखो बिजनेस है ना, सब्जेक्टिव होता है कि लक्ष्मी का इंटरेस्ट किस में है। आज जैसे योगी हैं, है ना, हम उन लोगों की बात करते हैं जो हम दोनों के बीच के हैं, जिसमें ऑडियंस को भी ये बात आराम से समझ में आ जाए। आज मनमोहन योगी है, तो उसने अपने स्किल्स, योगा को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और फिर उसको ही बिजनेस मॉडल बना दिया। आज वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में हेल्थ भी कंट्रीब्यूशन में दे रहे हैं, लाखों लोगों को बीमारियों से भी मुक्त कर रहे हैं, और उन लोगों की हेल्प करने के बाद वो अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो आपको पहले खुद का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। आप उसको एनालाइज करो। और एक बहुत अच्छी बुक है, मैं हर 15 साल से बड़े बच्चे को प्रेफर करूंगा कि कुछ बुक जरूर पढ़ें। जैसे एक बुक पढ़नी चाहिए रिच डैड पुअर डैड, एक बुक पढ़नी चाहिए इकिगाई, एक बुक पढ़नी चाहिए रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, एक बुक पढ़नी चाहिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, और कुछ एक दो बुक हैं जो मेरी बड़ी पसंदीदा हैं। तो मैं हर बच्चे को प्रेफर करूंगा कि उनको अपने जीवन में एक बार इकिगाई बुक जरूर पढ़नी चाहिए, एक बार अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ऐसा एनालिसिस होने के बाद आपको जब पता चलता है ना कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, फिर उस स्ट्रेंथ के आसपास के बच्चे को ढूंढो, आसपास के बिजनेसमैन को ढूंढो और उसके साथ 4-6 महीने लग के इंटर्नशिप करो। अक्सर हम पढ़ने में तो 10-20 साल लगा देते हैं, पर किसी के यहाँ सीखने जाने में टाइम नहीं लगाना चाहते। तो आप इंटर्नशिप करो। जैसे आज ये हमारे अक्षय भाई हैं, है ना, ये हमारे पास एज अ इंटर्न जुड़े थे। जब एज अ इंटर्न जुड़े थे तो 4-6 महीने उन्होंने बहुत छोटा पैसा कमाया, पर आज ये अकेले लाखों का बिजनेस संभालते हैं हमारी कंपनी का। तो ये इंटर्नशिप की पावर थी ना। जब ये मेरे को फर्स्ट टाइम मिले तो मैंने कहा 4-6 महीने शायद मैं तुम्हें कुछ भी ना दूं, पर सीखने बहुत मिलेगा। आपने सही कहा भैया, लोग सीखना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। उन्होंने ये बस कोर्स कंप्लीट किया या फिर पढ़ाई कर ली उस चीज़ की, और वो सीधा चाह रहे हैं कि हम लाखों की जॉब कर ले या फिर 20-25 हज़ार तो कमाए ही कमाए। इसमें फिर गलती है ना पेरेंट्स और टीचर्स की है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर बचपन से क्या बोलते हैं, 12th में अच्छे मार्क्स लिया तेरा लाइफ बन जाएगा। अब बेचारे ने 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बस कॉलेज अच्छे से पास कर ले फिर तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब कॉलेज अच्छे से पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तेरी जिंदगी संवर जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। हम बताते ही नहीं है कि भाई असली जो लर्निंग है वो कॉलेज के ट्रैप से बाहर निकलने के बाद दुनिया में जाके आपको पता चलेगी। असली जो संघर्ष है वो वहां जाके पता चलेगा। तो ये तो फाउंडेशन है भाई तुम्हारा। एडवांस कोर्स जब तुम जमीन पे जाके प्रयास करोगे तब पता चलेगा। तो थोड़ी गलती ज्यादा पेरेंट्स की और टीचर्स की है, बच्चों की गलती तो मैं नहीं मानता। पर जो उस ट्रैप में फंसे हैं तो उनको जब ये सारी चीजें कर लो उसके बाद बाहर निकलो, अपने स्वॉट एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस को परखो। उसके बाद जहां आपको लगता है कि यार मैं ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो शुरुआत बिजनेस करने से मत करो, शुरुआत करो उसके जैसे बिजनेस करने वाले व्यक्ति के पास 4-6 महीने समय बिता के सीखने में समय लगाओ, क्योंकि वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या उसके काम में कमी है। जब आप बाहर से देखोगे ना तो आप उसको अपने बिजनेस में ठीक कर पाओगे। और जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये बिजनेस आप कर सकते हो, सीख लो, फिर उसके बाद करो। तो सब्जेक्ट ये नहीं है बिजनेस क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट ये है कि बिजनेस क्या सीखना चाहिए। बाहर के देशों में अभी भी है कि वो 18 साल के होते हैं बच्चे, तो वो मैकडी ये इन सब चीज़ों में कहते हैं जाओ खुद काम करो, तो वो उससे सीख चुके होते हैं और तभी वो अच्छा बिजनेस वगैरह एम्पायर खड़ा करते हैं। एग्रीड। देखो आज मैं आपको और अलग एग्जांपल समझाता हूँ। आप देश में जितने सिंधियों के बच्चे हैं, जितने मारवाड़ियों के बच्चे हैं, जितने बिजनेस क्लास के बच्चे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बेरोजगार नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि बचपन से उनके घर में बिजनेस का कल्चर होता है। वो बचपन से अपने दुकान में, अपने ऑफिस में अपने बच्चों को ले जाते हैं, दिखाते हैं क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है। वो सब चीज बचपन से सीखते हैं। तो उनके समाज में बहुत कम चांसेस होते हैं बेरोजगारी के, क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं। तो सिमिलर तरीके से क्योंकि वो बचपन से सीख रहे हैं, चलो आप उस परिवार में नहीं जन्मे तो कोई दुख की बात नहीं है। आज भी हमारे भारत देश में हजारों इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अप्लाई करो और लोगों के यहाँ, आप किसी के भी यहाँ जाओ। आज लक्ष्मी तुम्हारे योगा सेंटर में कोई आए और बोले कि लक्ष्मी दीदी मुझे आप काम दे दो, पैसे नहीं चाहिए,
मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपके यहाँ काम करने तैयार हूँ, बस मुझे सिखाओ, तो क्या आप उसको हायर नहीं करोगे? और वो महीने भर मेहनत करेगी तो क्या आपका दिल नहीं करेगा क्या उसको इंटर्नशिप में चलो 10,000 तो दे देना चाहिए? करेगा नहीं करेगा? जिस दिन वो आपके साथ काम कर करके इतना डिपेंडेंट आपको अपने ऊपर बना ले कि उसके जाने से आपके धंधे में तकलीफ होने लगे, तो फिर वो 10 नहीं 50,000 भी मांगेगी ना, तो आपको देना पड़ेगा। पर आप अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, आप सीखो, और सीखने के बाद इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि सामने वाला आप पे डिपेंडेंट हो जाए। फिर आपके मन का पैसा ना मिले तब आप बोलना। हम क्या चाहते हैं, काम तो हमें बिल्कुल ना करना पड़े, पैसा बहुत मिले। तो जब तक एम्प्लॉयर की नजर में नहीं आते तब तक तो आपको मिलता है, जिस दिन एम्प्लॉयर की नजर में आते हो तो फिर वो आपको किक आउट कर देता है। सर आपने कहा ये बात बोली ना भैया कि सीखो और फिर अपना काम करो, पर मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगी, इसमें जो सीखने आता है अगर उसका सिर्फ नियत यही है कि मुझे सीख करके अपना खोलना है, तो भी क्या वो सक्सेसफुल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, और कोई बुराई भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रोथ करने का अधिकार है। आज आप मुझसे सीख के गई, आज आप मेरे यहाँ काम करते हो, मान लो मुझसे सीख के गई, तो आपको पूरा अधिकार है अपना बिजनेस शुरू करने का। आज अक्षय हमारे पास सीख रहा है, मान लीजिए कल ये अपना खुद का कोई ऑटोमेशन का बिजनेस शुरू करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि अक्षय तू शुरू कर, क्लाइंट भी मैं ढूंढ के दूंगा, तेरे को धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, धंधा भी मैं दूंगा, अब तेरी जो इच्छा हो तू मुझे प्रॉफिट शेयरिंग में रख ले। तो मैं इसको, ये मेरे ऑफिस को छोड़ के जाए, बाहर जाके मेरा कॉम्पिटिटर बने, इससे अच्छा मैं इसका ग्रोथ में पार्टनर बन जाऊं ना। और ऐसे मेरे पूरे जीवन करके छोड़ा, फिर अरे 100 लोग आएंगे, 100 में से 50 चीट कर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें 50 अच्छे लोगों के बारे में सोचना है। जो चीट करके चला गया, अच्छा उसने आज चीट कर लिया, कल जब मैं उसको 100 करोड़ का बना देता तब चीट करता तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो जो चीट कर रहा है आप उसको धन्यवाद दो कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, इसने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे नुकसान दे दिया, इसने मेरी औकात के हिसाब से तो दिया ही नहीं है, क्योंकि मुझ में तो औकात है कि मैं इसको 100 करोड़ का बना सकता था। अब ये 10-20 लाख में मुझे धोखा दे के चला गया तो बहुत अच्छा है, मेरा पैसा बचा दिया इसने। तो जो आपको चीट करे, आप सबको भगवान को धन्यवाद दो कि अच्छा हुआ भगवान इसने मुझे चीट कर लिया, क्योंकि इसने बहुत छोटे से में चीट कर लिया। अपनी जिंदगी तो बहुत बड़ी और अपने को किंग साइज जिंदगी बनानी है, तो हमें तो बहुत सारे अक्षय को करोड़पति अरबपति बनाना है। 2-4 छोड़ के चले भी जाते हैं, 2-4 बेईमानी कर भी लेते हैं, 2-4 चीटिंग कर भी लेते हैं, तो उनकी किस्मत, उनके रास्ते। भैया यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि अपनी यूनिकनेस देखो और अपना ये देखो कि आपका किस में लगाव है जिसमें आप अच्छा बढ़ सको। पर अगर किसी को यही नहीं पता चल पा रहा है, वो अपने अंदर समझ ही नहीं पा रहा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, या फिर वो क्या चीज़ अच्छा कर सकता है जिससे वो बिजनेस करे, मतलब वो कैसे समझे कि हाँ भाई मैं किस लिए बना हूँ, या मुझे किस चीज़ की क्या करूँगा जिससे मेरी ग्रोथ अच्छी होगी? मतलब आपके सवाल से मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं कि यदि किसी को अपनी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए। बराबर। देखिए, जिसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता ना, वो किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं ढूंढने पे, ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे व्यक्ति नहीं है। तुम्हें मिला ना, मनमोहन को मिला ना, दीपक दैया को मिला ना कोई अच्छा व्यक्ति मिला ना। और जब आप इस ऑफिस में आते हैं, जब आप यहाँ पे आते हो, तो आप हर व्यक्ति से जिससे मिलते हो, हर व्यक्ति आपके सफलता पे मोटिवेट करता है, हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है। आज आप आए, मनमोहन जी के चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर हुए, तो हम सबने मिलके सेलिब्रेट किया, सबको खुशी थी, वो दिखावे वाली तो नहीं थी। तो अच्छे लोगों का सर्कल मिल जाता है जब आप अच्छे होते हो और बाहर निकल के ढूंढते हो। तो यदि आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता है तो आप किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास 4 महीने 6 महीने काम करो, वहां रहने वाले लोग बता देंगे कि लक्ष्मी तुम सवाल बहुत अच्छी पूछती हो, तुमको पॉडकास्ट करना चाहिए। मनमोहन तुम जवाब बहुत अच्छे देते हो, तुमको गेस्ट के रूप में पॉडकास्ट में जाना चाहिए। जब आप अच्छे लोगों के सर्कल में रहोगे तो उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपको लगातार बताता रहेगा कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ये वीकनेस है। अच्छे लोगों का सर्कल बनाओ, अच्छे लोगों के सर्कल के साथ रहो, वहां पे कुछ दिन सीखने के हिसाब से जाओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जिस दिन आपको विश्वास आए कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उस दिन अपने रास्ते बदल लो। और कभी भी जिनके साथ काम कर रहे हो उनको बिना बताए गायब मत हो, उनके सामने अपनी बात रखो। मैं यदि लक्ष्मी के पास काम कर रहा हूं और मुझे कुछ और करना है, तो मैं लक्ष्मी से आके आगे से बोलूंगा कि लक्ष्मी मुझे ये काम करना है जिसके लिए मुझे यहां से छुट्टी चाहिए। अब
अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, यदि लक्ष्मी मेरे साथ मिलके कुछ करने की मुझे रास्ता बता देगी तो मैं बाहर जाके ठोकर क्यों खाऊंगा। अक्सर क्या होता है, एम्प्लॉयर का जो ऑरा होता है ना, वो इतना कड़क बना के रखता है ना, नहीं नहीं ये नहीं करोगे तुम, वो नहीं करोगे तुम, फिर वही व्यक्ति कॉम्पिटिटर के पास जाके काम करने लगता है। यदि उसकी खुद की कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा है, यदि उसको खुद को कोई स्टार्टअप करने की इच्छा है, बिजनेस करने की इच्छा है, तो उसको 2-4 साल करने दो ना भाई। यदि उसमें स्ट्रेंथ होगी तो वो आपका पार्टनर बन जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी तो 2-4 साल में उसका भूत उतर जाएगा, फिर आपका एम्प्लॉय बन जाएगा। रिलेशन क्यों खराब करना। पर ये एम्प्लॉयज पे भी तो डिपेंड करता है भैया कि वो क्या सोच रहे हैं। आजकल मैंने ये भी देखे एम्प्लॉयज खुद ही मतलब ये सोचते हैं कि उसका कोई और टक्कर नहीं होता, उसका अपना सीधा मालिक ही टक्कर होता है कि अब इसको बताऊंगा, मैं इससे ज़्यादा आगे निकल के दिखाऊंगा, ये चीज़ होता है। जबकि वो आपको सिखा रहा है, आपकी गलती तो बता रहा है कि हाँ आप में ये गलती, आप ये चीज़ सुधारो। आप उसको पॉजिटिव में भी तो ले सकते हो कि हाँ भाई मेरे कोई अच्छा इंसान है जो मुझे ये बता रहा है कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, तो मैं उसको कमियों को सुधारूं और मैं और अच्छा ग्रोथ करूं। वो ये ना सोच करके उस कमी को अपने ईगो पे ले लेता है कि अच्छा मेरे को ना कमी गिनवा दी, मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं इसको ही बताऊंगा। और बगल में पता चल रहा है वही आपके शॉप खोल के बैठा है और वही अब आपका काम खराब कर रहा है। फिर उन पे डिपेंड नहीं करता ये चीज़। देखिए इसको मैं 2-3 पार्ट में समझाता हूँ। पहली बात तो वो आपके साथ दुकान खोलता है ना, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, कोई धंधा खराब नहीं होता। आप सब्जी लेने सब्जी मार्केट जाना पसंद करते हो या कहीं से भी ले लेते हो? सब्जी मार्केट। आप कपड़े लेने जहाँ बहुत सारे कपड़े की दुकान हो वहाँ जाना पसंद करते हो या किसी एक दुकान पे जाना पसंद करते हो? नहीं, जहाँ बहुत सारे मॉल में ही जाते हो ना, जहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो क्या एक साइड लुई फिलिप है और दूसरे साइड वैन हुसैन है, तो क्या दोनों के बीच में कोई टक्कर है क्या? जिसको लुई फिलिप लेना वो लुई फिलिप लेगा, जिसको वैन हुसैन लेना वो वैन हुसैन लेना। तो जब वो आपके बाजू में आता है ना, तो आपका धंधा बढ़ाता है, कम नहीं करता है, क्योंकि वो 2-4-6 महीने 1 साल काम करेगा और बहुत सारे नए कस्टमर लाएगा। जो कस्टमर को वो सर्विस नहीं दे पाएगा बाद में वो छोड़ के चला जाएगा और वो सारे कस्टमर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे है ना, हमें बड़ा दिल रखना चाहिए कि कोई बाजू में आए तो खुशियां मनाओ कि चलो भैया मुझे धंधा देने के लिए एक और आदमी आ गया। कॉम्पिटिटर नहीं होता है वो, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर योर बिजनेस, ही इज नॉट कॉम्पिटिटर, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटर। आप देखो ना, सब्जी मंडी में हजारों ठेले लगते हैं, हजारों ठेले अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और सबका माल बिक जाता है शाम तक। तो कंपटीशन कहाँ है? 2 टमाटर वाले बाजू बाजू में खड़े होकर 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो चिल्लाते हैं, दोनों का माल बिकता है। तो कंपटीशन कहाँ है? दोनों ही बेच के जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है एक बेच के चला गया और दूसरे का खाली है, होता है क्या? तो कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन आपका केवल आपके साथ होता है। हमें केवल हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। एक बच्चा जब छोटा होता ना तो उसको लगता मैं बड़े होकर पूरी दुनिया बदल दूंगा। फिर जब वो 15-20 साल का होता ना तो उसको लगता है देश तो बदल ही लूंगा, दुनिया तो बहुत बड़ी है, 700 करोड़ लोगों तक मैं नहीं पहुंच सकता, चलो 150 करोड़ लोगों को बदलूंगा। फिर जब वो और बड़ा होता है ना तो उसको लगता है यार पूरा देश तो नहीं बदल सकता, चलो शहर ही बदल लेता हूँ। फिर वो और बड़ा होता है ना तो उसको लगता है यार मैं शहर भी नहीं बदल सकता हूँ, चलो अपना मोहल्ला बदल लेता हूँ, अपना आसपास की वो बदल लेता हूँ। और बड़ा होता है ना 50-60 साल का, फिर उसको लगता है चलो फैमिली बदल लेता हूँ। जब वो 70-80 साल का होता है ना तो उसको महसूस होता है कि यार मैं खुद को बदल लेता ना तो पूरी दुनिया मेरे को बदली हुई देखती। तो आप में या मुझ में, हम में ताकत नहीं है पूरा देश बदलने की, हम में ताकत नहीं एम्प्लॉय को बदलने की, हम में क्या ताकत है? खुद को बदलने की। कोई एम्प्लॉय आया, उसने कोई भी ऐसी काम की जिससे हमें दुख हो, उससे एक सीख लो, उस सीख को अपने दिमाग में बिठा दो और उससे बोलो भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके लायक नहीं था, आप कहीं और काम ढूंढ लो, बात खत्म। हम केवल पूरे जीवन में एक ही व्यक्ति को सुधार सकते हैं, वो रहता है हमारे यहाँ, और आप किसी को नहीं सुधार सकते। ना पति पत्नी को सुधार सकती है, ना पति पत्नी को सुधार सकता है, ना बाप बच्चे को सुधार सकता है, वो एक ही आदमी को सुधार सकता है, वो है स्वयं को। हम खुद को बदलो, खुद को सुधारो, खुद को अपग्रेड करते रहो, बाकी दुनिया जो कर रही ना उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हमने बताया वो मानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता तो और भी अच्छी बात है। यदि मैंने लक्ष्मी को कुछ बताया, उसने माना, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि यार लक्ष्मी मेरी बात मान रही है, मुझे अब इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, इसकी ग्रोथ के लिए कुछ करना पड़ेगा। पर लक्ष्मी ने नहीं माना तो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। चलो अब लक्ष्मी को दिमाग से निकाल दो, अब लक्ष्मी हमारे सोचना ही नहीं, वो मानती नहीं मेरी बात, तो क्यों सोचना? तो किसमें हम ज्यादा फायदेमंद है? कोई आपकी बात ना माने तो आप ज्यादा फायदेमंद हो,
वैसे कोई एम्प्लॉय को लगता है कि भैया मैं तो कुछ दिखाऊंगा करके अपने बॉस को, ठीक है भाई दिखा, जा कर काम, ले कर्जे, दुकान खोल, 5-6-8 महीने किराया दे, 6-8 महीने में जो ग्राहक बनाएगा, जब तू नहीं चला पाएगा तो ग्राहक मेरे पास ही आने वाले। मैं तो बोलता हूँ अपन हेल्प कर दे, भैया तेरे को ऑफिस चाहिए, ले 50,000 का ऑफिस, ले कर। भैया मैंने पूछा था जैसे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने। आपने कहा कि वो किसी से एडवाइस ले ले, जो उसके आसपास जो अच्छे लोग हैं उनसे एडवाइस ले ले, साथ में काम भी करे साथ और में काम कर ले, उससे भी पर अभी भी वो कंफ्यूज, मतलब क्या होता है ना, कोई एडवाइस भी कर देता है कि हाँ आप इस चीज़ में अच्छे हो, पर वो जो डर होता है ना, वो डर निकाल नहीं पाता। अगर मान लो किसी को डांसर बनना है, एडवाइस भी कर दे कि हाँ तू अच्छा कर सकती है, तू कर, पर वो निकल नहीं पाता डर। उसे लगता है नहीं यार उसमें तो नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, लोगों के सामने नहीं कर पाऊंगी। तो वो डर को कैसे ख़त्म करें? सिर्फ डांस को एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बिजनेस को ले लो, चाहे अभी पॉडकास्ट को ले लो। तो ठीक है आपने मुझे मोटिवेट किया, और मैं बहुत दिनों से ही चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा एडवाइस कर दे जिस पे बस मैं लग जाऊँ, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग अगर मैं कहूँ तो वो अभी भी ये कह रहा है कि तू अच्छा नहीं कर सकती। बट मैंने सिर्फ आपकी बात को पकड़ लिया और अब मुझे उस पर काम करना है। तो ठीक है ये तो मेरी है, बट ऐसे मेरे जैसे लोग बहुत होंगे जिसको एडवाइस तो मिल चुका होगा, पर वो कहीं ना कहीं किसी डर के कारण नहीं कर पा रहे होंगे। अभी मान लीजिए इस पूरे कमरे में अंधेरा है और आपको इस कमरे में आने में डर लग रहा है, ठीक है, तो अभी डर दूर कैसे होगा? लाइट चला के। आप कमरे के अंदर आ गए और आपने देख लिया तो कुछ डरने वाला ही नहीं, डर दूर हो जाएगा। वैसे ही जिसके मन में जो काम करने का डर है, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार उस काम को कर लो, डर खत्म हो जाएगा। एक्चुअली डर और जादू ठीक एक ही शब्द है। मैं यदि दोनों शब्दों को डिफाइन करूँ ना, तो डर और जादू केवल वही चीज़ है जो काम कभी जीवन में ना किया हो। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपको साइकिल चलाने से डर लगता होगा। जब आप चलाने लगे तो क्या डर था? तो जिस भी काम को आपने कर लिया उसका डर खत्म हो जाता है। जादू भी वैसी है, कोई आदमी आके आपको जादू दिखाता है तो आपको जादू लगता है, पर एक बार वही काम आप भी कर लो तो आपको अरे ये जादू है, ये तो बड़ा सरल था। तो कोई भी चीज जिसकी मन में आपको डर हो, उस डर को तभी जीता जा सकता है जब आप वो काम को लगातार करते रहो। या तो डर डर के जिंदगी खत्म कर लो, बहाना बनाते रहो कि यार मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने शुरू नहीं किया, भाई मत कर। और या तो डर का सामना करो। तो जीवन में ये बात बोलना बड़ा आसान है कि मैं डर गया था इसलिए नहीं किया, फेलियर से डर गया था, फेलियर से डर गया था इसलिए नहीं मुझे किया। पता नहीं था मैं कैसे सक्सेसफुल ये सब कमजोर लोगों की निशानी है। भारत में वो लोग भी हैं जो बहुत छोटे घरों में जन्म लिया जिन्होंने, और वो भारत के राष्ट्रपति तक बने। चाहे हम अब्दुल कलाम की बात कर लें, हम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, हम लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लें, तो अपॉर्चुनिटी तो इनको भी बचपन से नहीं मिली थी। इनके बाप भी कोई बड़े अरबपति खरबपति नहीं थे, है ना, पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी को तलाशा और खुद की जीवन बनाई, डर के आगे सीखा और सीखने के आगे जीता। तो डर सबकी लाइफ में होता है, पर वो डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, काम करो। घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से डर खत्म नहीं होगा कि अपन काउच पे बैठे हैं और यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं जीवन में। भाई तू बाहर निकल के प्रयास क्या किया है? प्रयास करने वाले, चाट फुल्की बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, एसी सुधारने वाले, कार सुधारने वाले, ये सब लोग घर से बाहर निकल के जब काम करते हैं तो सीखते हैं और कमाते हैं। तो घर से बाहर निकलो, जो काम सामने आ रहा है, जब तक कोई आपके मन का काम नहीं मिल रहा वो काम करो, सीखो। घर पे बैठने से तो अच्छा है कुछ तो करो भाई, कुछ करो। पहला स्टेप बाहर लो। घर पे बैठ के, काउच पे बैठ के कभी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो घर से बाहर निकलिए और उस डर को ओवरकम करिए। यही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। बाकी जिनको ये भी समझ में नहीं आता तो वो अपने डर में जीवन जिए। अपन, मैंने अभी बोला ना, पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, अपन केवल एक ही व्यक्ति को सुधार सकते हैं, वो खुद को। तो सब लोग अपनी सुधार पे काम करें, अपने डर पे काम करें। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार कोई भी काम किसी भी व्यक्ति ने किया वो आपके लिए कठिन है। यदि रामदेव बाबा जी योग में इतना बड़ा एम्पायर बना सकते हैं तो मनमोहन योगी भी बना सकता है। मनमोहन योगी सरलता से बनाएगा क्योंकि उसने रामदेव बाबा को करते हुए देख लिया है। ठीक, खाली उसको अपनी मेहनत उस लेवल पे करनी पड़ेगी जिस लेवल पे रामदेव बाबा जी ने की है।
रामदेव बाबा जी की सफलता आज दिखती है ना, पर उन्होंने भारत स्वाभिमान यात्रा की, पूरे देश को पैदल भ्रमण किया, घर घर जाके योग की जागृति जलाई, ये नहीं दिखती लोगों को। तो जिस दिन मनमोहन भी इस लेवल पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी अगले रामदेव बाबा बन जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। कंफर्ट जोन में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भैया आप। मैं ना एक चीज़, मैं जितने भी आप जैसे लोग होते हैं ना, मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ और मैं उनसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का माइंडसेट क्या रहता है। आप ना किसी में कमी ढूंढते हो, ना ही कभी मैंने आप लोगों को डीमोटिवेट होते हुए देखा। तो इसके पीछे माइंडसेट क्या है? मतलब किस तरीके से आप लोग अपने ब्रेन को या अपने बॉडी को बना चुके हो कि वो नेगेटिव चीज़ लेता ही नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप जो चीज़ें खाते हो ना, वही चीज़ें शरीर को लगती है। वैसे ही जिस कंटेंट के इर्द गिर्द रहते हो, जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हो, जैसा आपका सर्कल होता है, आप भी वैसे बन जाते हो। आपके दोस्त यदि वाहियात वीडियो हैं, कॉमेडी वीडियो हैं, जो सोशल मीडिया पे बेकार बेकार बातें करके अपनी पब्लिसिटी लेते हैं, वो आपका कंजम्पशन है, तो आप भी वैसे हो जाओगे, है ना। पर आपके यदि मित्र अच्छी किताबें हैं, आपके यदि मित्र अच्छे लोग हैं, तो वो आप चाह के भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब जब आपके अंदर वो 1% भी लक्षण आपके दोस्त देखेंगे ना, चाहे वो किताब हो चाहे वो लोग हो, वो आपको तुरंत वहां से पकड़ के बाहर ले आएंगे कि भाई ये तेरा गेम ऑफ सर्कल नहीं है, तेरा गेम ऑफ सर्कल वो आसमान है, तुझे वहां जाना है। तो एक ही चीज है, आप अपनी संगत बदल लो, ना आपके मन में कभी नेगेटिविटी आएगी, ना आपके मन में कभी डिमोटिवेशन आएगा, ना आपके मन में कभी कोई फालतू के ख्याल आएंगे। जो हम कंज्यूम करेंगे, चाहे हम कंटेंट के रूप में करें, चाहे हम किताब के रूप में करें, चाहे जिनके साथ हम अपना समय देते हैं उसके रूप में करें, वही आप बन जाओगे। आप अच्छे लोगों के साथ बनोगे, आप अच्छे बन जाओगे। आप क्रिमिनल लोगों के साथ बनोगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। तो आप अपना सर्कल अच्छा रखो। यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो अपने घर में, घर के बाहर बैठा हुआ था, तो मेरे चाचा जी खाना खाने घर पे आए। उन्होंने देखा कि मैं बाहर बैठा हूँ, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। बोले वहाँ क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बाहर बैठा था। तो सामने कुछ बच्चे, वो मार्बल की गोटी, कंचे बोलते हैं, वो खेल रहे थे। तो बोले क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा कंचे देख रहा था। बोले क्या देख रहे थे? मैंने कहा खेलते देख रहा था। तो उन्होंने थोड़ा डांट के बोला कि दोबारा मुझे वहां बैठे मत देखना। कुछ और 2-4-6 महीने बाद वापस वही चाचा दुकान पे बैठे थे और मैं दुकान के सामने मोहल्ले के लड़कों के साथ, आसपास के लड़कों के साथ खड़ा था। फिर उन्होंने कांच में देख लिया, फिर बुलाया। बोले तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार समझाया कि ऐसे लोगों के साथ अपने को उठना बैठना नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता? दोबारा खड़े मत देखना, टांग तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बैठूंगा। उस बात का मेरे दिमाग पे ऐसा इंपैक्ट हुआ कि मैंने हमेशा अपनी संगत, या तो मुझसे उम्र में बड़ा हो आदमी या मुझसे क्वालिटी में बड़ा हो, मैंने हमेशा उनके साथ ही की। मैंने अपना समय हर उस व्यक्ति के साथ इन्वेस्ट किया जो मुझसे स्किल्स में बड़ा हो, जो मुझसे कॉम्पिटेंसी में बड़ा हो, जो कहीं ना कहीं मुझे सुपरसीड करता हो। और उसका नतीजा है कि मेरी संगत हमेशा मेरे से उम्र में बड़े लोगों के साथ रही, हमेशा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रही। तो मैं आज, उस दिन चाचा ने जो डांटा था तब मुझे समझ में नहीं आया था, पर मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे सुशील चाचा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बचपन में यदि उन्होंने मुझे डांटा नहीं होता वहां घर के बाहर खड़े होने से, तो शायद आज मेरी ये संगत नहीं होती। तो उनकी वो डांट ने मेरी संगत बदल दी और उस संगत ने मेरी ये रंगत बदल दी। तो आज जो भी रंगत है ना, वो संगत की रंगत है। और मुझे लगता है जब आपकी संगत अच्छी होती है तो जीवन में कोई फेलियर नहीं होते हैं, कोई लॉस नहीं होते हैं, कोई डिमोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि आपके सर्कल को पता है कि यार इसमें कॉम्पिटेंसी, ये तो करोड़ों में खेलने वाला है। तो छोटे मोटे लॉस में वो खुद आपको बाहर बोल देता है, अरे कुछ नहीं, ये छोटा सा लॉस है, छोड़ दो, तो हो जाता है। तो बस आप संगत अच्छी करो, क्रक्स की बात यही है। भैया जैसे आपने बताया कि आपके चाचा जी ने आपको डांट लगाई और आपने उससे सीखा, वैसे ही हम भी बड़े हुए हैं। मैंने भी अपने मम्मी पापा से डांट खाया है, पिटी भी हूँ, और जिस कारण से शायद मैं अच्छे मार्ग पे हूँ अभी। पर आजकल बिल्कुल अपोजिट हो गया है। पहले हम स्कूल में भी पिटे हैं अपने टीचर्स से, अभी बिल्कुल अलग हो गया है। आजकल अगर बच्चे को थोड़ा सा भी डांट दो या थोड़ा सा भी उस पर गुस्सा कर दो, स्कूल के टीचर अगर गुस्सा करते हैं तो नेक्स्ट डे पता चलता है वो स्कूल का टीचर छुट्टी हो गई इसकी, ठीक है। और या फिर अगर पेरेंट्स ही डांटते हैं तो नेक्स्ट डे ये भी पता चलता है कि उसी लड़के ने अपने पेरेंट्स को ही ख़त्म कर दिया, ये भी पता चलता है।
तो इसके पीछे रीज़न क्या है, एक आपके उससे जानना चाहूँगी मैं कि डांटना रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी वो डांट खा के यहाँ पे आज हैं, पर इसका कुछ तो है लॉजिक जिस कारण से बच्चे आजकल डांट नहीं सुनना चाह रहे। अगर उनको 2 लोगों के सामने बोल दो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाओ, तो वो अपने आप को दिल पे ले लेते हैं और उससे कुछ ना कुछ वो गलत कर देते हैं। तो इस पे आप प्लीज़ बताओ कुछ। बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मी। देखो, इसमें है ना, इसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चाचा जी ने मुझे डांटा था, वो मुझे उतना प्यार भी करते थे, तो वो प्यार और डांट का संतुलन था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे केवल डांटते थे, मुझे प्यार भी करते थे, है ना, क्योंकि हम पूरी जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं। तो जितना ज़्यादा समय मेरे चाचा जी लोगों ने मुझे दिया है, मैं शब्दों में शायद बता भी ना पाऊँ। हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, हमारे साथ हम लोगों को, जो हमारे जबलपुर में दुर्गा जी या गणेश जी रखे जाते थे, तो झांकियाँ दिखाने लेके जाते थे। तो जितना प्यार मिलता था उतनी डांट मिलती थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के पेरेंट्स डांटते बस हैं, प्यार नहीं देते हैं। इसमें संस्कार की कमी बोलेंगे? 100% कमी है। आप बच्चे के साथ जब समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताओगे, जो मैंने पहले भी बोला, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको डांटना पड़े। आज देखिए, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं परीक्षित जुबन पुत्रा जी। तो जब मैं फादर बनने वाला था, तो उस समय मैंने उनके साथ संवाद हुआ, कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि यार बच्चे को पहले 4-5 साल बहुत टाइम देना चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि डांटने से बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं। पर जब आप प्यार देते हो ना, तो बच्चे भी आपका सम्मान करते हैं, और धीरे धीरे फिर कभी कोई गलती होती है तो उनको आपकी डांट जैसी नहीं लगती है। तो मेरे चाचा ने मुझे डांटा, तो मेरे पास वो डांट जैसी नहीं लगी। मुझे क्या था कि चाचा ने बोला है तो करना है, बस डर भी था कुछ। वैसे ही आप जब संतुलन बनाओगे तो आपकी डांट जैसे नहीं होगी। तो हम क्या होता है, हमें लगता है कि बस सुधर जाए, हम टाइम तो बिल्कुल नहीं देना चाहते उसके साथ, क्वालिटी टाइम को स्पेंड नहीं करते। पर वो कोई गलती करता है तो तुरंत बोल देते हैं, वो अच्छा करता है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। आप बताइए, अच्छा करने पे अप्रिशिएट करते हैं क्या पेरेंट्स? नहीं करते। आप अच्छा करने पे अप्रिशिएट करोगे और गलती करने पे डांटोगे तो उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। तो पर आप अच्छा करने पे अप्रिशिएट नहीं करोगे और डांटोगे तो बुरा लगेगा। पर इसका एक पहलू और है, मतलब हमारा योगा सेंटर तो आते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने देखे हैं, बच्चों को या तो वो लोग आजकल बहुत फोर्स करने लग गए हैं कि ये चीज़ करो, और उस चीज़ में उसको घुसा दिया है और उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग ही, अगर स्कूल की आपने जैसे बात करी कि पहले छोड़ने जाते, पर जब आपको भी याद होगा, जब आप थोड़े बड़े हो गए हो, उन्होंने कहा खुद भी जाओ, खुद आओ। पर अभी बड़े बच्चों को भी पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, जो 9th-10th क्लास में है, लेने जाते हैं और उसको बहुत पैम्पर तरीके से रखते हैं, पैम्परिंग तरीके से, मेरा बच्चा खाना खा ले, उठ जा, ऐसे रखते हैं। और उसको अचानक से फिर एक दिन डांटते हैं तो वो बम बन के फट जाता है। ये भी रीज़न मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ इस पे। थोड़ा सा और आपकी इस बात को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक फसल है या फूल है ना, यदि उस फूल को हम चारों तरफ से ढाक दें कि इसको धूप ना लगे, तो क्या वो फूल फल बनेगा? कभी नहीं। फूल को बड़ा होने के लिए, फसल को बड़ा होने के लिए धूप चाहिए ना। फसल कब बड़ी होती है, पकती कब है? जब उसको कड़क धूप मिलती है तभी पकती है ना। हम धूप तो देना नहीं चाहते, तो हम जो बच्चों को ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को, सच ये है, कमजोर बना रहे हैं। कमजोर, हम एक कमजोर जेनरेशन को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी विपरीत परिस्थितियां देखे नहीं, उन्होंने कभी संघर्ष देखा नहीं। वो 5 मिनट के लिए एसी बंद हो जाता तो घबरा जाते हैं, है ना। मैं आज भी, मुझे बस से भी सफर करने का कोई मौका आता है तो आई एम वेरी हैप्पी, और प्लेन से भी सफर करने का मौका आता है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। मुझे कभी दिमाग में बर्डन नहीं होता कि यार मुझे उस दिन वहां जाना तो रिजर्वेशन होगा तो ही मैं जाऊंगा। अरे नहीं है भाई, जरूरी काम है, चले जाएंगे। तो रफ एंड टफ है हम, हमारी जनरेशन रफ एंड टफ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो रफ एंड टफ बचपन से जिया है। पर आज हम जो बच्चों को ओवर फैसिलिटी, ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं ना, ये हम कमजोर जनरेशन बना रहे हैं। ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या जैसी जो चीजें हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि बचपन से हमने कमजोर बनाया उनको। वो कोई जरा सा भी तकलीफ देखते हैं ना, मतलब तकलीफ किस हद की कि हमें फोन नहीं मिला इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली, ऐसे वीडियो देखने मिलते हैं। एक छोटा सा फोन, 1,00,000-2 लाख के फोन के लिए तुमने अरबों रुपए की जिंदगी बर्बाद कर ली। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने वो संघर्ष नहीं दिखाया।
तो जब आप बचपन से वैसी पेरेंटिंग करोगे, जो आपने ये बात बोली थी ना कि स्कूल में पिटाई, घर में पिटाई, हमारे स्कूल में पिटाई होती तो घर आके बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था घर आके बताएंगे तो पहला सवाल मम्मी का होगा क्यों मारा। फिर हम बोलेंगे ये हुआ तो पहले 4 वो भी मारेगी। सही कह रहे हो आप, है ना। तो हम बताते नहीं थे। आज के बच्चे तो जरा सा छू लो तो बता देते हैं। तो हम कमजोर जनरेशन बना रहे हैं, और इस पे काम नहीं होगा तो आपके बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीजों से 100% ग्रसित होने वाले हैं। आज भारत में आप फिगर देखो तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स में 100 के बाद आते हैं। भारत में डिप्रेशन, एंजाइटी के मरीज पॉपुलेशन से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक, आप सेंटर चलाते हैं तो आपके पास जब लोग काउंसलिंग के लिए आते होंगे तो आपको पता होगा यंगस्टर, क्यों? और जबकि आप वो उसके साथ दिखने बात में करेंगे अच्छे ना, होते हैं, हाँ, दिखने में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, काम आप भी कुछ उनके अच्छा साथ ही कर रहे बात होते हैं। करोगे ना, हाँ। 101% बोल रहा हूं मैं, 101% आप ये महसूस करोगे कि या तो बचपन से उनको ओवर पैम्परिंग किया है, या बचपन से उनके पेरेंट्स ने उनको समय नहीं दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आप एनालाइज कर लो अपने पुराने पूरे डेटा पे। यदि आप अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, उनको ओवर पैम्परिंग करोगे, तो आप उनको कमजोर बनाओगे ही बनाओगे। ये मैं तीसरी बार बात बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा गंभीर सब्जेक्ट आपने छेड़ा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चों को थोड़ा धूप में घूमने दो, धूप में खेलने दो, पैदल जाने दो कहीं पे। जरूरी नहीं कि 24 घंटे एसी में रहें, उनको बाहर की हवा मिलने दो, थोड़ा संघर्ष देखने दो, लोकल बसों में सफर करने दो, लोकल ट्रेन में सफर करने दो, बिना रिजर्वेशन के जाने दो, थोड़ा संघर्ष करवाने दो। आज गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सावजी भाई ढोलकिया फैमिली जो है, तो ढोलकिया फैमिली बोलती है हमारे पूरे परिवार में कोई भी नया बच्चा जब तैयार हो जाता है बिजनेस के लिए तो हम उसको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं भैया तू साउथ में किसी भी शहर में जा, इतने ही छोटे पैसे में पूरा 1-2 महीने वहां पे रह और एक आम आदमी एम्प्लॉय बन के काम कर। मतलब इतने कम पैसे देते हैं ना कि 1000, 2000, 5000 रुपए दे के भेजते हैं कि 5000 में तेरे को अपना पूरा महीना वहां पे स्पेंड करना है, सीखना है। जिस व्यक्ति के पिताजी के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, अरबों, वो 5-10 हजार में किसी गांव शहर में जाके जब काम करता होगा तो सोचो कितना सीखता होगा, है ना। जिसने शुरू से BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूमा है और किसी नए शहर में जाके एक बर्तन धोने का काम कर रहा है, या झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, या टेबल साफ करने का काम कर रहा है, या खाना खिलाने का काम कर रहा है, कोई भी छोटा काम कर रहा है, तो उसको है ना वो जमीनी हकीकत पता चल जाती है। उसको पता चल जाता है कि आम आदमी कैसे जिंदगी जीता है, और वो अंदर से कड़क आदमी हो जाता है, डिसिप्लिन्ड आदमी हो जाता है। तो आप उनके परिवार में कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि उनके यहाँ कुछ ऐसा हुआ, कभी नहीं सुनोगे। और उनका बिजनेस भी ऐसा नहीं कि पापा ने अच्छा चलाया था बेटे ने डुबा दिया, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि बेटा भी उसको ग्रो ही कर रहा होता है। क्योंकि बेटा भी जमीन से उठ के आया, उसने जमीन के वर्करों के साथ रह के सीखा, है ना। तो बस संस्कार की बातें हैं, परवरिश की बातें हैं, कल्चर की बातें हैं। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं परीक्षित जोबनपुत्रा जी, मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो भी आज माँ बाप बन गए हैं या बनने वाले हैं, उनको बचपन से अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए वो परीक्षित जी से जरूर सीखें। जरूर, सही बात कह रहे हो भैया। भैया एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो 95% मार्क्स तो लाते हैं पर उनको जैसे CA बनना हो या फिर IAS ऑफिसर बनना हो, IPS बनना हो, या फिर किसी भी और नौकरी के लिए वो अप्लाई करते हैं, वो नहीं हो पाता इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तुमने इतने 95% लाए हो तो एवरेज बच्चे तो तुम नहीं हो, तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? उस पर आप उनको थोड़ा गाइड करो, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत अच्छा से समझा पाओगे उन बच्चों को। मैं उनको केवल एक सलाह दूंगा, अपने जीवन में 4 अच्छे दोस्त बना लो, ऐसे दोस्त जिनके साथ आप कोई भी बात बेबाकी से कर सको। जिस भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे दोस्त हैं वो सुसाइड कभी कर ही नहीं सकता, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो। आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके गले में हाथ डाल के आप उसको अपने जीवन की सारी तकलीफें बता सको, और वो दोस्त आपसे केवल एक लाइन बोले, अरे भाई क्या छोटी सी बात सोच रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, मिलकर निपटा लेंगे, चिंता मत कर, बस। पर ज्यादातर 95% या फिर जो बहुत हाई क्लास वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल मैंने देखा है होता ही नहीं है, 0 होता है। इसलिए मर जाते हैं वो।
आप अपनी विषम परिस्थितियों की चर्चा किसी व्यक्ति से नहीं कर पा रहे, या तो आप अपने माँ बाप को दोस्त बना लो, उनसे हर बात खुल के कर सको, या तो अपने भाई बहन को दोस्त बना लो, उनसे खुल के बात कर सको। जीवन में आपके कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अनफिल्टर्ड टॉक कर सको, विदाउट फिल्टर जिनसे सारी बातें कर सको। मैं अपने जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। आज से 15-20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा, मैंने जीवन में कोई गलती की और मैंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस किया। तो मैंने मेरी बहन को फ़ोन लगाया जो मुझसे उम्र में बड़ी है, मैंने उसको फ़ोन लगाया और मैंने रोते हुए बोला कि दीदी मेरा इतना इतना लॉस हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। तो बोलती कितना लॉस है? मैंने फिगर बताया, मान लो 10 लाख रुपए। बोली ठीक है 10 लाख रुपए गया है ना, और तो कुछ नहीं ना, किसी को देना तो नहीं है तुमको? मैंने कहा नहीं किसी को नहीं देना। बोले कोई चिंता नहीं, जान दो, मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत कर। उसकी एक लाइन के कारण आज मैं यहां हूं, नहीं तो शायद मैं भी उस दिन वही कर लेता जो अभी आपने बोला था। उसने एक लाइन बोली कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। बहुत छोटी रकम है, जान दे। उसकी एक लाइन ने मुझे शायद उस दिन रीबर्थ दे दिया था। तो हमेशा आपके पास कोई ऐसी बड़ी बहन, बड़ा भाई, कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको आप कितना भी ज्यादा भसड़ करके आ जाओ, कितना भी मचांड करके आ जाओ, आप आके बता दो कि भैया मैंने ये किया। मेरे एक चाचा हैं, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसा हौसला दिया। उन्होंने बोला किसी का मर्डर भी कर दो तो आके मुझे सच बता देना, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बता देना। तो ये बात बोलने के पीछे उनका इंटेंशन ये था कि गलती कितनी भी बड़ी हो जाए उसको यहां मत रखना, मुंह से निकाल देना, क्योंकि जब मुंह से निकालोगे तो हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो आज आपके पास क्या वो चाचा है, आज आपके पास क्या वो दोस्त हैं, आज आपके पास क्या बड़ी बहन है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सब मिला, और ये सब मिला इसलिए आज मेरी परवरिश ऐसी है। मैं इतना रफ एंड टफ हूं कि मैं जीवन में कई बार बहुत बड़ी ऊंचाई से बहुत नीचे चला गया, पर मेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं आती। मुझे लगता है ऊंचाई पे भी चित्रेश गया था, और यहां भी आज चित्रेश है। आज दिन है तो कल रात है, कल रात है तो फिर दिन आ जाएगा। चिंता की क्या बात है? मैंने ही बनाया था ना, सब कुछ चला गया तो चले आने दो ना। यदि मैंने बनाया था तो दोबारा बना लूंगा, और यदि मैंने नहीं बनाया था तो इस पे मेरा अधिकार ही नहीं है। तो जो गया गया, फिर बना लेंगे। जिंदगी तो नहीं गई ना। जब तक जिंदगी चलती रहेगी तब तक प्रयास करते रहेंगे, और जब तक प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता मिलती रहेगी। भैया सोशल प्रेशर भी तो बच्चों पे बहुत हो जाता है ना। जैसे वो आईएएस की तैयारी नहीं करते या फिर आईपीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स उसका पहले ही हुआ बहुत बना देते हैं, या फिर वो खुद भी, बच्चे भी कभी कभी अपनी नादानी में लोगों को बोल देते हैं कि अरे तेरा भाई ये तैयारी कर रहा है, देखियो कुछ सालों में। और उस नादानी की वजह से जब वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आईपीएस बनना, आईएएस बनना जीवन में सबसे बड़ी चीज है, आपका जीवन सबसे बड़ी चीज है। दोनों में से बड़ा क्या है? जीवन। जब जीवन बड़ी चीज है तो यदि किसी 4 लोगों को आपने बोल दिया था या 4 लाख लोगों को बोल दिया था कि मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं और नहीं बन पाए, तो दुनिया में वो 4 ही लाख लोग तो नहीं है ना। और यदि वो हंसते हैं तो हंसने दो ना, फर्क क्या पड़ता है? यदि वो बोलते तू फेल हो गया तो कहना हाँ भाई तेरी नजर में मैं फेल हूं, मेरी नजर में मैं फेल नहीं हूं, मैं 12वीं पास हूं, मैं 12th पास हूं। आज मैं एमबीए लोगों को सैलरी देता हूं, मैं इंजीनियर लोगों को सैलरी देता हूं, बराबर ना। तो जिनको लगता था कि 12वीं पास से कुछ नहीं कर पाएगा, वो उनकी सोच थी, उनके पास रहे। अपने को लगता था कि अपन तो इंजीनियर को सैलरी देंगे, तो अपन ने कल भी यही सोचा था और आज देते भी हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि आप जीवन में असफल हो गए तो वो बड़ी विफलता है या आपका जीवन बड़ी सफलता है। भगवान ने आपको जीवन दिया है, तो इतने बड़े जीवन के इतने से हिस्से में इतनी सी गलती हुई है, लोग हंसते हैं तो हंसने दो। वहां पे अपने को इग्नोर रखना है और सोशल प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है परमात्मा ने आपको आईएएस से भी बड़ी किसी पोस्ट के लिए बनाया हो। मैं मेरे जीवन से बोलता हूं, मैं इंजीनियरिंग में, मैं 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। पूरे सोसाइटी ने, परिवार वालों ने, माता पिता ने, दोस्तों भाइयों ने, सबने प्रेशर दिया कि इंजीनियरिंग कर। यदि मैं आज इंजीनियरिंग कर रहा होता तो मैं पक्का 1-2 लाख रुपए की कहीं नौकरी कर रहा होता। पर आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं किसी के साथ 1 घंटा बैठूं तो लाख रुपए ले तो भी लोग दें। तो यदि मैं इंजीनियर बनता
तो आज मैं डॉक्टर को कंसल्टेशन नहीं दे रहा होता, आज मैं देश के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कंसल्टेशन नहीं दे रहा होता, आज मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को कंसल्टेशन नहीं दे रहा होता। तो मुझे पता था कि पूरे देश ने बोला कि क्या निकम्मा आदमी है, इतना अच्छा इंजीनियरिंग में कॉलेज मिल रहा था, एडमिशन नहीं लिया, तू जिंदगी भर यही काम करेगा, तू बर्तन धोएगा, तू गाय भैंस चराएगा, ऐसा बोलते थे। तो बोलते थे ना, आज जितने लोग ऐसे बोलते थे शायद वो गाय भैंस ही चरा रहे हैं और अपन तो दुनिया चला रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया तो चला ही रहे हैं ना, अपनी छोटी सी जो दुनिया अपन ने बनाई वो तो अपन ही चला रहे हैं ना, अपन उसमें बहुत हैप्पी हैं। तो हमेशा सोशल प्रेशर लेने का उनको लेने दो जो बोल रहे हैं, अपन को नहीं लेना। अपन को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भैया शायद भगवान मुझे आईएएस के लिए बनाया ही नहीं था, भगवान ने मुझे इससे बड़ा काम किया दिया है। यदि आज मैं अच्छा इंजीनियर होता तो 100% किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा होता, नौकरी होता ना। आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, महीने में 5 दिन काम करना हो मुझे, 6 दिन करना हो, 10 दिन करना हो, मैं करता हूं। तो शायद मेरी ये रॉयल लाइफ नहीं होती जो आज है। आज मैं मेरी मर्जी का समय देता हूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं किसी को समय दूंगा, मेरी मर्जी नहीं है तो मैं समय नहीं दूंगा। और ये एरोगेंसी नहीं है, मेरी इच्छा, भाई मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में से 2 घंटे चाहूंगा तो लक्ष्मी को दूंगा, नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दूंगा। भाई लक्ष्मी की जिंदगी नहीं है ना, किसकी जिंदगी है? चित्रेश की जिंदगी है। तो चित्रेश विल डिसाइड कि वो किसको समय देगा। पर मैं किसी की इंजीनियरिंग कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता, तो वो एम्प्लॉय डिसाइड करता कि मुझे उसको समय देना है। तो शायद भगवान ने आपको उस काम के लिए चुना ही नहीं है, उसको आपसे उससे भी बड़े काम करवाने हो। तो आप, भगवान ने इतना अनमोल उपहार दिया है। आज आपकी एक आंख किसी को बेचना चाहूं मैं, आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप दे दोगी? 50 लाख में तो दे ही दोगी, 1 करोड़ में दे दोगी, 5 करोड़ में दे दोगी? नहीं दोगी, पक्का? पक्का? तुम्हारी एक आंख 5 करोड़ की, तो 2 आंख कितने की हुई? ऐसे भगवान ने कितने सारे शरीर में अंग दिए हैं। तो हजारों लाखों करोड़ का शरीर आप लेके घूम रहे हो और आप टुच्ची सी आईएएस आईपीएस नौकरी के लिए परेशान हो रहे हो। भाई परमात्मा ने इतना महंगा शरीर, इतना बड़ा दिमाग दिया है, इसका उपयोग करके उससे बड़ा कोई काम सोचो ना जो भगवान ने चुना आपको जिस काम के लिए, और वो काम में लगाओ पूरी ताकत, पूरी क्या मेहनत। बात बोली आपने, मेरे रोंगटे भी आ गए। सही बात है, कितना महंगा शरीर भगवान ने दिया है जो आप 10 करोड़ क्या हजारों करोड़ लगाकर भी ये अचीव नहीं कर सकते। और आप तो जब उसको आपको सिर्फ इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है तो आप इतने छोटे से पद के लिए क्यों हरास हो रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो? जो आपके जीवन में आपके लायक नहीं था वो आपको नहीं मिला, आप जिसके लायक था वो आपको जरूर मिला। आप मनमोहन के लायक थी तो आपको मनमोहन मिल गया, मनमोहन आपके लायक थी तो मनमोहन को लक्ष्मी मिल गई। ठीक, मनमोहन योगा के लायक था तो मनमोहन को योगा मिल गया। भाई वो तो खाली आश्रम इसलिए गए थे ना कि चलो अच्छा कुछ सीखेंगे, घूमने फिरने मिलेगा, एंजॉयमेंट के लिए गए थे ना। पर वो उसने नहीं चुना था, वो उसने चुना था कि भाई तेरे को आगे जाके बहुत बड़े काम करने, इसलिए तेरे को यहां आना है। अनुराग जी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं कि 2 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। 2 बच्चे आईआईटी के लिए अप्लाई किए, एक का सिलेक्शन हुआ, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन हुआ उसका परिवार वाले बड़ी खुशी मना रहे थे और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका दुख मना रहे थे। जब वो जिसका सिलेक्शन हुआ वो जब अपने कॉलेज में जा रहा था तो रोड एक्सीडेंट में वो मर गया। ठीक, अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, है ना? क्योंकि वो दोनों तो जिगरी दोस्त थे, साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे। तो यदि दोनों का सिलेक्शन हो गया होता तो वो भी उस दिन उसी कार में होता और शायद वो भी उस दिन उनके साथ ना होता। इंसिडेंट तो सेम था, कल दुख में था आज सुख में हो गया। तो परमात्मा ने आपको किस काम के लिए चुना है वो फाइंड आउट करने में टाइम जाता है। तो छोटी छोटी बातों से निराश मत हो। आप तो ये ढूंढो कि भगवान ने मुझे किस काम के लिए जन्म दिया है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जिस दिन पर्पस मिल जाए, हो सकता किसी को 18 साल में मिलता है, किसी को 28 में मिलता है, किसी को 38 में मिलता है, किसी को 50 में मिलता है। जिस दिन मिले उस दिन से जुट जाओ, तब तक ढूंढते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो कुत्ते को भी खाने दे देता है तो हमें तो दे ही देगा। जिसको भी जन्म मिला है, आप बताओ कौन आदमी भूखा मर रहा है? आपके सर्कल में कितने लोग हैं जिनको आप 1 to 1 जानती हो? कोई एक आध आदमी जो भूखा मरा है, खाने दे रहा है ना भगवान। भगवान सबके लिए सोच के रखा है।
हमने अपनी ज़रूरतें ऐसी बना ली कि मुझे महल में ही रहना तो अलग बात है, बाकी शेल्टर के लिए भी उसने सबके लिए व्यवस्था की है, खाने के लिए भी प्रकृति ने पर्याप्त दिया हुआ है, हवा भी पर्याप्त दी है, खाना भी पर्याप्त दिया है, ऑक्सीजन, पानी सब पर्याप्त है, अबंडेंस में है। आप उस अबंडेंस में से क्या क्या लेना चाहते हो वो आपको सोचना है। परमात्मा ने तो सब सजा के रखा है, जो आप मांगोगे और जिस पे आप डिजर्व करोगे, जिस पे आप एफर्ट लगाओगे, जिस पे आप मेहनत करोगे, वो आपको जरूर मिलेगा। मतलब मुझे तो सब मिला, मैं बहुत छोटे से शहर से हूं और मैंने जो चाहा जब चाहा मुझे मिला। हम किराए के घर में रहते थे, मैंने बचपन में सोचा, मेरी माँ ने मुझसे बोला कि बेटा मुझे मेरे घर में ही मेरा अंतिम संस्कार हो, मैं ऐसा बोलती थी वो, मतलब मुझे मरने के पहले मेरे घर ले चलना। टचवुड परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया लक्ष्मी कि मैंने 28-29 साल की उम्र में घर बना के माँ को दे दिया कि माँ ये घर तुम्हारा, और उन्हीं के नाम पे लिया और उन्हीं के नाम पे बनाया। आज वही उस घर की मालकिन है। तो मैंने जब जब माँ प्रकृति से जो मांगा, मैंने सोचा कि यार मेरे जीवन में होना चाहिए, मुझे मिला। मैंने विजुलाइज किया कि देश के बड़े ट्रेनरों के साथ काम करूंगा, मुझे आज अवसर मिला। मैंने सोचा यार मैं इतने सारी कंपनियों का पार्टनर बनूं, मेंटर बनूं, डायरेक्टर बनूं, आज मैं कई कंपनियों का पार्टनर हूं, कई कंपनियों का डायरेक्टर हूं, कई लोगों को मेंटर करता हूं। तो ये सब करने के पीछे खाली घर पे बैठ के मैं लिखता बस नहीं था अफर्मेशन कि मैं अनुराग ऋषि का पार्टनर बन जाऊं, मैं मनमोहन का पार्टनर, मैं लिखता बस नहीं था। मैंने मेहनत की, उनके जीवन में योगदान दिया, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये बस नहीं कि अपन ने लिख लिया और सोच लिया। भाई लिखने के बाद उस पर करना क्या है, एक्शन भी लेना है, और एक्शन लेने के बाद उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन भी करना है। सबसे पहले कनेक्ट करना है, फिर कंट्रीब्यूट करना है, फिर कोलैबोरेशन करना है, उसके बाद सेलिब्रेशन का समय आता है। तो एकदम 4 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला है कि यदि मुझे लक्ष्मी के साथ कोई काम करना है तो पहले मैं लक्ष्मी के साथ कनेक्ट करूंगा, फिर मैं कनेक्ट करने के बाद फाइंड आउट करूंगा कहां कहां मैं लक्ष्मी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, फिर मैं उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करूंगा, वैल्यू ऐड करूंगा, फिर बाद में मैं और लक्ष्मी मिलकर कुछ कोलैबोरेशन करेंगे जिससे हम बड़ा कुछ बना सकें, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। लोग सीधे 3rd स्टेप पे आना चाहते हैं कि बस लक्ष्मी के साथ आज मिले, आज ही कुछ कोलैबोरेशन करो, चलो क्या कमा सकते हैं। इस कारण कभी बड़ी बिजनेस डील बनती नहीं। तो जो आपका मेन सवाल था कि यदि आप किसी जगह असफल हो गए और कोई लोग आप पे हंस रहे हैं, तो आपको जानते कितने लोग हैं? आप छोटे से शहर के 25-50 लोगों को जानने वाला सर्कल आपका, वो 25-50 लोग हंस भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? बड़ा सोचो ना। मैं खुद किसी एक ऐसे कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनर था कि वो कंपनी बंद हो गई। हजारों लोगों को मैंने उसमें ट्रेनिंग दी थी। तो मेरे मन में ये डर था कि यार मैंने इतने सारे लोगों को इस कंपनी के बारे में बताया, उनका नुकसान हो गया, ये वो सब। मेरे एक दोस्त ने एक लाइन बोली और वो लाइन ने मेरी जीवन बदल दी। वो मुझसे बोला, भाई इतनी बड़ी दुनिया है, तो तू इतने जिस सर्कल की बात कर रहा हो कि सब लोग क्या सोचेंगे, भाई उनका सर्कल बिंदी के भी बिंदी के बराबर है। बड़ी दुनिया सोचना, तू ये सोच के अब तो इससे भी ज्यादा लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकता है, इससे भी ज्यादा लोगों के जीवन में कैसे वैल्यू डाल सकता है। और बस वो एक लाइन ने मेरे जीवन बदल दिया। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हम ये सोचा ही ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाड़ में जाना तो लोग कौन सा वो तुम्हें खाने दे रहे हैं। यदि वो तुम्हें खाने दें तो उनके बारे में सोचो। तुम्हारे चले जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारे होने से भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं, तुम्हारे जाने से भी कोई फर्क नहीं, तो उनके बारे में क्यों सोचना, क्यों अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट करना। अपनी तरक्की के बारे में सोचो। कोई जगह फेल हो गए कोई बात नहीं, सोचो कि भगवान इससे बड़ा क्या काम करवाना चाहता है और वो पर्पस फाइंड करो, लग जाओ। थैंक यू सो मच भैया। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स भी मोटिवेट हुए होंगे और इन चीज़ों से सीखे भी होंगे, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, कि ज़िंदगी एंड मत करो क्योंकि ये बहुत कीमती शरीर है। और पेरेंट्स भी समझेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से और गाइड करें या समय दे जिससे उनके बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चक्रों में ना फंसे। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, इतना मोटिवेट किया। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।